आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम थोड़ा सा हट के चलने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारे जीवन जो बड़ी भाग से मिला है और उसमें होने वाली बीमारियां, जो हमारे पूर्ण जीवन में आधा जीवन केवल बीमारियां और उनकी दवाइयां खाने में व्यतीत हो जाता है। हम रोज़ प्रयास करते हैं कि आज इस बीमारी से दूर हो जाएंगे, आज ये दवाई खा लो, आज ये दवाई खा लो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम उनकी जड़ पे गए कि यह बीमारी मुझे क्यों हुई? ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आज हम एक मुख्य बीमारी पे चलेंगे, दिल की बीमारी, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारे शरीर का सबसे मुख्य एक हिस्सा जो हमें बीमार करने में बहुत अधिक सहायक होता है, और वह है हमारी जीभ। इसको रसना कहा जाता है। इसका काम है रस लेना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि रसना तेरे दो गुण, पहला चखना, दूसरा बकना। जब यह तरह तरह का चखती है तो इसको कुछ नहीं होता, भोगता शरीर है, और जब यह तरह तरह का बकती है तो भी इसका कुछ नहीं होता, पिटता शरीर है। यदि हम इस फॉर्मूले पे आ जाएं कि इसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि अंग्रेजी में इसे टंग कहा जाता है, टंग जीभ, कि इसको टांग के रखो, बांध के रखो। यदि हम सोचें इस बारे में कि इसको कंट्रोल करके रखें, यदि इसको मर्यादित करके रखें, तो जब यह तरह तरह का चखना मांगती है तो हम मर्यादित होकर चलेंगे और मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा का खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। और जब यह तरह तरह का बोलने के लिए आतुर हो जाए तो हम अपने आप को शांत कर लें, कंट्रोल कर लें, तो ही हम बोलना बंद कर देंगे, कम बोलेंगे, तो हम आसानी से अपने संबंधों को सुधार सकेंगे और कभी जीवन में बुरे नहीं होंगे। सोचिए इस बारे में। चलिए आज हम चलते हैं मुख्य हार्ट अटैक क्यों होते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मुख्य कारण पे चलेंगे। हार्ट अटैक के अनेक कारण आपको डॉक्टर्स बताते हैं, मेडिकल साइंस में उसके अनेक कारण बताए गए, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक प्रमुख कारण कि हार्ट अटैक क्यों होता है, जिसकी जड़ हमारे घर में हमारे खाने से चालू होती है। आपने कभी सोचा कि एक बूंद नींबू का रस कितनी देर में डाइजेस्ट होगा? हम एक एक नींबू निचोड़ के खा जाते हैं। हम लोग मानते हैं नींबू बहुत, और नींबू अमृत है, हमारे आयुर्वेद में भी उसे अमृत कहा गया है, लेकिन कभी जाने कि हम जो खा रहे हैं वह कितनी देर में हम पचा पाएंगे? जैसे एग्जाम्पल है, घर में आपके यहाँ कभी छोले की सब्जी बनाने की इच्छा होती है तो आपने देखा होगा छोला लेते हैं और डायरेक्ट बना लेते हैं। घर में महिलाएं क्या करती हैं, यदि कल छोला बनना है तो आज उसको पानी में डाल देती हैं कि जिससे वह गल जाए, फूल जाए, उसके बाद उसको बनाने लायक होते हैं, क्योंकि वह 8-10 घंटे में नरम पड़ना चालू होता है। तो ऐसी कोई चीज़ ना खाएं कि जो हमें डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें बीमार कर देगा। एक बूंद नींबू का रस, आप इमेजिन करेंगे, आश्चर्य करेंगे, एक बूंद नींबू का रस हमारी आंतें 72 घंटे में डाइजेस्ट कर पाती है, मतलब 3 दिन में। तो सोचिए, वह इतनी देर में जब डाइजेस्ट होगा तो यदि वह शरीर के अंदर रहा और हमने मेहनत नहीं की, क्योंकि नींबू कहता है कि मुझे, यदि आपने ग्रहण किया है तो मुझे पचाइए, इतनी मेहनत करिए कि पसीना आए, पसीने से यह साइट्रिक एसिड निकल सके। लेकिन आजकल हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है और हम सब ने केवल शरीर को रेस्ट देना चालू कर दिया है। पसीना तो हम बाहर नहीं रहे, इसलिए हम बीमार होते हैं। तो एक बूंद नींबू का रस 72 घंटे में पचता है। दही, इसे अंग्रेजी में लैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक एसिड, आपने सोचा दही कितनी देर में डाइजेस्ट होता होगा? दही जैसा आपकी कटोरी में रखा हुआ है वैसे ही दही आपके पेट में आंतों पे रखा रहता है। इसको डाइजेस्ट होने में लगते हैं 8 घंटे। इसलिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, और आज भी हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि रात में दही नहीं खाना चाहिए। वो डॉक्टर नहीं थे, वह साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन इस चीज़ को समझते थे कि यदि रात में आपने दही खाया तो आप समझिए कि जिस तरीके से एक कटोरी में दही रखा हुआ है उस पर आप कोई ढक्कन नहीं ढाँकते,
तो आप कुछ देर को खुला छोड़ दीजिएगा, फिर आप देखिए कि उस दही में छोटे छोटे कीड़े मंडराने लगेंगे। तो वही कीड़े जब 8 घंटे हमारे पेट में रहेगा, जब हम रात में खाएंगे। दिन में हम खाते हैं तो दिन में हम मेहनत करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यदि रात में खाते हो क्योंकि उसको खा के हमें सोना है, तो वह पेट में रखा रहेगा, हाथों पे रखा रहेगा, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मंडराने लगेंगे और वह ही टाइफाइड बनाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे रीज़न है। बैगन हमारे यहाँ की विशेष डिश, तरह तरह से लोग उसको खाते हैं। हम क्यों बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप नहीं खाइएगा, लेकिन पहले उसको जान लीजिए। बैगन हमारे यहाँ सबसे फेवरेट सब्जी, अनेक प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, इमेजिन करेंगे कि बैगन को डाइजेस्ट होने में कितना समय लगता है। तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार और मेडिकल साइंस के भी अनुसार बैगन को डाइजेस्ट होने में लगते हैं 21 दिन। 21 दिन, क्योंकि जो बैगन के जो बीज होते हैं वो 21 दिन तक आते पीस नहीं पाते। और जो लोग इसको लगातार सेवन करते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो अब 21 दिन की आप गणना करके देख लीजिए कि एक डाइजेस्ट नहीं हो पाया, दूसरा आ गया, फिर दूसरा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तीसरा आ गया। तो क्या होगा, यह वायु का निर्माण करता है, इसलिए इसको बादी कहा जाता है। बादी का मतलब होता है जो वायु का निर्माण करे। तो यह वायु जाके हमारे शरीर के जॉइंट्सों पे बैठती है, और वह जॉइंट्स जब दर्द होना चालू होते हैं तो उसे बात कहा जाता है। और बात 84 प्रकार का होता है। आप लोग जानते हैं अर्थराइटिस, गठियावाद, अक्सर आदमी एक सोचता है, लेकिन उसकी 84 वैराइटीज होती हैं। तो ये जो भी चीज़ वायु बनाएगी वह आपको बात पैदा करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बैगन खाने के पहले उसको डाइजेस्ट होने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ क्रम है, यदि बैगन का भरता बनता है तो अनेक जगह उसको अनेक रूप से जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको बाटी कहते हैं। तो बाटी भरता, क्योंकि बाटी 1-2 रोटी के बराबर एक होती है। फिर उसको शुद्ध घी में डुबोया जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा लोग बाग उसमें गुड़ मिला के उसका लड्डू बना के खा लेते हैं कि वह उसको डाइजेस्ट करे, फिर उसको डाइजेस्ट गुड़ करे। यह सब के एक दूसरे के क्रम है, इसलिए बना। जैसे दाल, अरहर की दाल, ये गर्म भी होती है और शुद्ध एसिड है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने के लिए बना चावल, कार्बोहाइड्रेट है, बसा है और ठंडा है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप लोग पान खाते हैं, पान में चूना फाड़ने का काम करता है, गर्म होता है, लेकिन उसका तोड़ होता है कत्था। कत्था ठंडा होता है, अधिक मात्रा में लिया जाए तो आपको नुकसान किया जाएगा, तो उसका तोड़ हो गया चूना। इसलिए दोनों को मिक्स किया जाता है। कभी इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप सोच के देखिए, तो आपको कई सवालों के जवाब आपके अंदर मिल जाएंगे, और नहीं है तो हम खोजें तो मिल जाएंगे। तो बैगन 21 दिन में डाइजेस्ट होता है। अब आते हैं हम वाटरमेलन। वाटरमेलन कहते हैं पानी है, पानी है, लेकिन यू कांट इमेजिन इट, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वाटरमेलन को डाइजेस्ट होने में 27 दिन लगते हैं। 27 डेज, 27 दिन लगते हैं। अब आप कहोगे वो तो पानी है, पानी डाइजेस्ट होने में इतना समय क्यों? तो इसलिए क्योंकि उसके जो रेशे होते हैं, जो चीज़ दांतों पे आसानी से नहीं आती, जो चीज़ दांतों में फंस जाती है, आप समझ जाइए कि वह दांतों पे जो फंस गई वह आंत कैसे पीसेगी। क्योंकि 3 चीज़ों का जोड़ा है, दांत, आंत और लात। ये 3 चीज़ें हमारे आयुर्वेद में मुख्य हैं कि दांत जिस चीज़ को आसानी से पीस लेते हैं उसको आंत आसानी से डाइजेस्ट कर देती है। और आंतों को में डाइजेस्ट करने के लिए, लात मतलब आपको अधिक पैदल चलना चाहिए। यदि आप अधिक पैदल चलते हैं तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, जो आजकल क्रम टूटता जा रहा है लोगों की व्यस्त लाइफ की वजह से। तो उसके जो रेशे होते हैं वह रेशे आंतों में उलझ जाते हैं, जो 27 दिन के अंदर आते हैं उसको डाइजेस्ट कर पाती। इसलिए प्रकृति उसको खास तौर से गर्मी के महीनों में भेजती है कि यदि आप 2 महीने उसका सेवन करते हैं गर्मी के सेवन में, तो पूरे 1 वर्ष अगले सीजन आने तक आपको डिहाइड्रेशन की बीमारी नहीं होगी, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। तो गर्मी में अक्सर हमारे पास वाटरमेलन आता है, तो उसका जरूर सेवन करना चाहिए, जो आपको अनेक बीमारियों से बचाएगा और सबसे मुख्य डिहाइड्रेशन से बचाएगा। जैसे ऊंट, आपने देखा होगा एक बार पानी पीता है 21 दिन तक चलता है। तो एक बार का पानी जब वह थैली में अपने भर लेता है
वह 21 दिन तक उसको प्यासा नहीं होने देती। इसी प्रकार यदि हम गर्मी के सीजन भर वाटरमेलन का सेवन करते हैं तो हमें आने वाले 1 वर्ष तक कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, तो तरह तरह की बीमारियों से बचते हैं। इसलिए प्रकृति इनका उपयोग करती है और समय समय पर हमें भेजती है। इसके बाद आते हैं हम नॉनवेज पे। नॉनवेज जो लोग खाते हैं, आप इमेजिन करें कि जब यह शाकाहारी चीज़ें डाइजेस्ट होने में इतना समय लेती हैं तो नॉनवेज कितनी देर में डाइजेस्ट होता होगा। तो नॉनवेज को डाइजेस्ट होने में लगते हैं 27 दिन। जी हाँ, 27 दिन के पहले कोई भी नॉनवेज डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए आप प्रैक्टिकली देखिएगा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं हफ्ते में 2 बार, कई लोग 3 बार, आप देखिए 30 से 35 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सबसे पहले वह बीपी के शिकार होते हैं। 40 और 50 के बीच में बीपी, शुगर, तरह तरह की बीमारियां उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। फिर आता है फर्स्ट अटैक, हार्ट का फर्स्ट अटैक। क्योंकि जैसे कुएं में या किसी नदी में कोई बिना तैरने वाला डूब जाए तो उसे 3 बार चांस दिया जाता है, पानी ऊपर फेंकता है कि बच सकते हो तो बच जाओ, क्योंकि वह भी अपनी मर्यादा का पालन करता है। प्रकृति की हर चीज़ अपनी मर्यादा का पालन करती है, हमें छोड़ के हम किसी भी जगह अपनी मर्यादा का पालन नहीं करते, इसलिए हम परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं और बीमार भी होते हैं। तो हमारे लिए भी इसलिए हार्ट के आपने सुने होंगे 3 अटैक आते हैं, क्योंकि शरीर 3 बार चांस देता है कि अब भी बच जाओ, अब भी संभल जाओ, लेकिन हम नहीं संभलते। तो सोचिए, जो चीज़ इतना लंबा समय डाइजेस्ट होने में ले रही है वो हमें कितनी जल्दी बीमार कर देगी। तो क्या हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ये आपको सोचना है। अब चलते हैं मुख्य कारण हार्ट अटैक पे। हार्ट अटैक क्यों होते हैं, उसके तरह तरह के कारण हैं। जैसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि हार्ट की 3 नलियां होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और वह ग्रीस जैसा जम जाता है, तो वह हार्ट की नलियों में ब्लड जाना रोक देता है। इससे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अटैक आ जाता है। ये जनरल परिभाषा होती है और कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक मुख्य और बहुत छोटा सा कारण बता रहे हैं हार्ट अटैक होने का। यदि आप इस पर संभल जाएं तो हम इस बड़ी और गंभीर बीमारी से बच सकते हैं और अपने घर वालों को बचा सकते हैं। हर घर में अधिकतर बनती है अरहर की दाल, जिसे तुअर दाल भी कहा जाता है, पीली वाली दाल हर घरों में प्रायः बनती है। अरहर की दाल को अंग्रेजी भाषा में साइट्रिक एसिड कहा जाता है, वो शुद्ध साइट्रिक एसिड है। इसलिए रात में आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, यदि रात में अरहर की दाल खाते हैं तो आपको यहाँ जलन होने लगती है और जलन, एसिडिटी वो जो होने लगती है, हार्ट बर्न होने लगता है रात्रि में खाने से, क्योंकि वो भी डाइजेस्ट होने में 8 से 10 घंटे लेती है। तो अरहर की दाल हर घर में खाई जाती है, वह है साइट्रिक एसिड। अब आया टमाटर, टमाटर है साइट्रिक एसिड। अब आप ध्यान रखिए, आज से 20 वर्ष पहले के पुराने समय में आपने देखा होगा, सन 2000 के पहले आपने अपने जीवन में कितने लोगों को सोचा होगा कि अटैक आया है। बहुत कम होते थे, लेकिन आज यह जनरल चीज़ हो गई कि उनको अटैक आ गया, उनको अटैक आ गया। उसका मुख्य कारण है हर घर में बनने वाली दाल फ्राई। हम लोग खाने के शौकीन अधिक हो गए हैं, तो हम लोग क्या गलती करते हैं, वो घर में महिलाएं क्या गलती कर रही हैं, दाल में टमाटर फ्राई कर देते हैं। आप, यह केमिस्ट्री है। टमाटर यूरिक एसिड, अरहर की दाल यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड प्लस यूरिक एसिड, और लोग बाग क्या करते हैं, उसमें ऊपर से नींबू डाल लेते हैं, तो प्लस साइट्रिक एसिड। तो यूरिक एसिड प्लस साइट्रिक एसिड, 3 एसिड हो गई, तो हार्ट की तीनों नलियां कभी भी चोक कर सकती हैं। तो आपको बता दें, टमाटर में लाइकोपीन होता है जो हमारे अंदर ब्लड बनाने का काम करता है, तो उसको ब्लड बनाने दीजिए, उसका दुरुपयोग ना करें। टमाटर सलाद के लिए अच्छा है, सब्जी के लिए अच्छा है, लेकिन दाल के लिए अच्छा नहीं है। दाल के लिए वह जहर होता है। यदि आप सोचिए, मंथन करना, फिर आप बताना कि यह बात सही है या नहीं। तो यदि आपको दाल खाना है तो बिना टमाटर की खाइए, क्योंकि यह तीनों ही अटैक का एक प्रमुख कारण होती हैं। बचिए, संभलिए, टेस्ट पे ना जाइए, क्योंकि रसना तो तरह तरह का मांगती है, लेकिन भोगना हमें और हमारे शरीर को पड़ता है, इसलिए बचिए इससे। आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
बहुत कम समय में हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं पिछले प्रश्न की ओर। हमने आपसे पूछा था कि माता पार्वती प्रथम बार कब महाकाली बने, तो उसका जवाब है जब वह जगत माता बनी तो वह अति शांत हो गई। अति शांत होने के बाद उनके यहाँ, आपने अधिकतर लोग जानते हैं और अब तो जान ही गए होंगे और लोग, कि उनके 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी, लेकिन एक पुत्री भी है। शिव और पार्वती की एक पुत्री है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी माता पार्वती की वह पुत्री जब गुरुकुल में पढ़ने गई और जब वह शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो दारुक नाम के राक्षस ने उस गुरुकुल पर हमला किया था। कैलाश पर माता पार्वती देखती रहीं, लेकिन जब उस बेटी ने पुकारा माँ 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 माँ, तो माँ सहन नहीं कर पाई और सहन न करने के कारण शिव के रोकने के बावजूद भी उनने अपनी 10वीं विद्या का उपयोग किया, जो 10वीं विद्या महाकाली कहलाती हैं, और महाकाली का रौद्र रूप रखकर उन राक्षसों का विनाश किया। इसलिए प्रथम बार अपनी पुत्री के लिए वह महाकाली बनी थी। क्योंकि स्त्री को कमज़ोर नहीं समझिएगा। स्त्री जब तक शांत है, यदि कहीं ज्ञान दे रही है तो सरस्वती है, आपके घर में लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान होती है। और वही स्त्री जब उसके बच्चों पे संकट आता है तो महाकाली का रूप भी वह स्त्री ही रख सकती है, क्योंकि उसके अंदर यह तीनों गुण होते हैं। तो आशा करते हैं ये प्रश्न का जवाब आपको मिला होगा। अब एक छोटा सा प्रश्न है जो बहुत आसान है, आपको अगले सप्ताह तक देना है। और वह प्रश्न यह है कि आपने हनुमान चालीसा लोग बाग रोज पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में एक छोटी सी लाइन आती है जो तुलसी बाबा ने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखा है, नासै रोग हरें सब पीरा, जपहें निरंतर हनुमत बीरा। इसका मतलब क्या है? यदि आप इसका मतलब आप समझ जाएंगे तब पूरे हनुमान चालीसा को समझ पाएंगे। और जब हनुमान चालीसा को समझ जाएंगे तो अकबर भी हनुमान चालीसा का निर्माण तुलसीदास जी ने क्यों किया था आप लोगों को मालूम है। और तुलसीदास जी को कैसे जेल से बाहर आए थे हनुमान जी के हनुमान चालीसा के कारण, क्यों हनुमान चालीसा की उत्पत्ति की गई, ये कहानी भी आप लोग अधिकतर जानते। जो नहीं जानते तो आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और आप देखिएगा उसमें चमत्कार कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने धर्मशास्त्रों में लिखी हुई कोई भी बात मन से नहीं लिखी गई, उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे साइंस है। तो आपको इस लाइन का जवाब अगले सप्ताह तक देना है। आशा करते हैं आज एक छोटी सी जानकारी जो आपको पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब लोगों तक पहुंचाइए, जिससे आदमी इन गंभीर बीमारियों से होने से बचे। आगे आने वाले एपिसोडों में हम तरह तरह की बीमारियों की छोटी छोटी चर्चा करेंगे जो मुख्य कारण होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके यहाँ धन धान्य से एक घर भरा रहे, सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सुख समृद्धि और सबसे बड़ा सुख आपको स्वास्थ्य मिले। इसी आशा के सहित जय श्री कृष्ण।